हेलो बच्चों, क्लास 11th और 12th के पीसीएम के कोर्स में आपका स्वागत है। जो कोर्स आपके सीबीएसई बोर्ड्स, जेई मेन और एडवांस के पैटर्न पे चलेगा। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे इस चैनल पे बने रहना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, जहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिलते हैं। जी हाँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके जो नोट्स होते हैं, ताकि आप बाद में अपने अच्छे से बना सको, उसके लिए क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और असाइनमेंट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। तो वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लो और जो भी असाइनमेंट आएगी उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर असाइनमेंट्स कैसे होंगे। तो इसके लिए आपको कहाँ पे बने रहना है? ट्रेंडिंग ट्विटर पे। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल। और आप भी बहुत प्यार दे रहे हो, भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और यहाँ पे देखते जा रहे हैं वीडियोस। डाउट आ रहे हैं जो उनके, वो डाउट ग्रुप में पूछ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ उनको भी भैया सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। दोनों बटन बिल्कुल फ्री हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का हमारा क्या है? आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी आप बोलना चाहो, उसका लेक्चर नंबर 1 है। हमारा गोल क्या रहेगा आज का? आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट करेंगे। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, ये चैप्टर बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, इस चैप्टर में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ये दोनों पे ही रहेगा। थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आती है इसमें और न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है सर, पिछले वाला चैप्टर भी लंबा ही था, है ना। हाँ, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, वो रिलेटिवली छोटा है। ठीक है, और आसान भी है। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं अब आपको बताता हूँ। क्लास 12th में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। क्लास 12th में आएगी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ये चैप्टर बिल्कुल डिट्टो आप कह लो यूज़ होने वाला है। जितने कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे एज इट इज़ डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट आपके क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में आने वाले हैं। अब ये ध्यान दो कि आप जो 11th में पढ़ रहे हो, सेम टू सेम आपका क्लास 12th में आ रहा है। और क्लास 12th क्या है? आपके बोर्ड्स हैं। तो बोर्ड्स में मार्क्स लेने कितने ईजी रहेंगे अगर आप यहाँ पे इसकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से बना लेते हो। ठीक है, तो थ्योरी, न्यूमेरिकल और अगले साल के लिए भी ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये आपके एनसीईआरटी से ही मैं थ्योरी लेके आया हूँ। जितनी थ्योरी मैं यहाँ पे कराऊंगा वो एनसीईआरटी ऑब्वियसली आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाउट मत लेना कि सर हम एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करें, क्या नहीं। एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ा था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में बहुत सी चीज़ें बताई थी। डाल्टन ने बताया था कि जो मैटर बना होता है वो मैटर एटम से मिलकर बना होता है। और एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम को नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, और उसके बेसिस पे उसने बहुत सारे लॉज को, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे लॉज बिल्कुल बिल्कुल मतलब वेरीफाई होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें डाल्टन नहीं बता पाया था। क्या चीज़? जैसे हम सभी को पता है कि अगर आप दो चीज़ों को आपस में रब करते हो, जैसे सिल्क और फर को जब आप रब करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। मतलब उनमें करंट आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है, सबने आपने देखा हुआ है ना। तो ऐसे कैसे भैया ये चीज़ कैसे हुई, है ना। तो इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को डाल्टन मतलब समझा ही नहीं पाया यार। डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता और एटम न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल होता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? है भाई, न्यूट्रल होता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, बताओ ना। इस चीज़ का आंसर दो, जो कि डाल्टन नहीं दे पाया। क्लियर? तो यहाँ पे फिर उसके बाद में 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, 19th सेंचुरी की एंड और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में यहाँ पे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। और उन एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि एटम जो है
वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। जिन सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब ये चीज़ डाल्टन ने कभी नहीं बताई। डाल्टन मतलब बता ही नहीं पाया, वो कर ही नहीं पाया, इतनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो कर ही नहीं पाए। ठीक है बच्चे? तो ज़्यादातर चीज़ें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत चीज़ें हमें बता के जाती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें छोड़ भी जाती है जिनके जवाब वो नहीं दे पाए। क्लियर हुआ इस चीज़ में? तो इंट्रोडक्शन समझ आई? ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका समझ आ गया कि हमें कहाँ से उठाना है। जो डाल्टन जहाँ पे एंड करके गए थे कि एटम तो डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तोड़ नहीं सकते। वहीं से हम शुरुआत करेंगे, उसको तोड़ने की ही शुरुआत करेंगे। और जब तोड़ के देखा गया, है ना, तो वो क्या चीज़ निकले? इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले और न्यूट्रॉन निकले। तो ये चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन आज पता है ना? आज पता है भाई, आज आपको पता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में जाके देखो, आप पीछे पास में जाके देखो, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था और कितनी हाइप बनती होगी, है ना, जब पता चलता होगा यार उन्होंने गलत बताया, ऐसा भी होता है कुछ। ठीक है, चलो इसी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप समझो, ठीक है, इस डायग्राम को समझो, तो यहाँ पे एक हाई वोल्टेज लगी हुई है। यहाँ पे एक बहुत हाई वोल्टेज लगी हुई है। हाई वोल्टेज लगभग लगभग 10 किलो वोल्ट, 10,000 वोल्ट आप ये कह सकते हो। किलो में भी नहीं समझ आ रहा है, 10,000 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, एक एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है जिसे क्या कहा गया है? कैथोड। एक एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है जो क्या है? हमारा एनोड। और यहाँ पे ये एनोड रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में क्या है? छोटे 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 स्पेस है। इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? परफोरेटेड है। क्लियर है? तो परफोरेटेड के कारण आपको मतलब इसका क्या फ़ायदा है, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और एक यहाँ पे टू वैक्यूम पंप, मतलब यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ये जो ट्यूब है ना आपकी, इसको बोलते हैं बेटा कैथोड ट्यूब। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड ट्यूब बोलते हैं। अब ये सर कैथोड ट्यूब क्या करती है, किसके अंदर है? इसी के अंदर पूरा का पूरा सेटअप होना है। यहाँ से आपने वैक्यूम पंप क्यों दिया हुआ है सर? है ना, वैक्यूम पंप का काम क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट करना। वैक्यूम पंप का काम क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लो प्रेशर क्रिएट करना। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है बेटा एयर हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ बुक्स आप ऐसे पढ़ो जहाँ पे यहाँ पे एयर लिए हो, या हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो। क्या ली हो? हाइड्रोजन गैस ली हो। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेके चलेंगे। और क्या है ये सर? फ्लोरोसेंट कोटिंग। ये क्या है? येलो कलर की ये जो कोटिंग की हुई है, ये येलो कलर की कोटिंग क्या है? ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। क्या होती है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। अब सर किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ टकराएगी ना, ये ग्लो करेगी। फ्लोरोसेंट कोटिंग का मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ टकराएगी तो इसमें से लाइट निकलेगी, इसमें से लाइट निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, आपको ये चमकता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से सेटअप समझ चुके हो आप। ठीक है, सेटअप को आप समझ चुके हो। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लो प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? बहुत ज़्यादा लो है। बहुत ज़्यादा कितना लो हो सकता है सर? ये मान के चलो आप 0.001 mmHg।
अच्छा, ये आपको पता है ना, mmHg क्या होती है? प्रेशर की एक यूनिट होती है। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। और दूसरी कंडीशन क्या है? वेरी हाई वोल्टेज। वेरी हाई वोल्टेज। अब ऐसा क्यों? ठीक है, अगर हमने बहुत लो प्रेशर मेंटेन किया है या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आपने दी है, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना? यहाँ पे क्या चीज़ होगी? देखो, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। मैं एक, हाँ, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये आपकी CRT है, कैथोड रे ट्यूब है। यहाँ पे आपका कैथोड इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्ट हुआ है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं कैथोड। अब ये भी कैथोड भी किसी ना किसी मेटल का बना होगा। कैथोड भी किसी ना किसी मेटल का ही तो बना होगा, इलेक्ट्रोड। और जब ये नेगेटिव चार्ज है, मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अभी हमें पता है, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता था, इन्हें कैथोड रे के नाम से जाना जाता था। कहीं पे भी आप कैथोड रे पढ़ते हो तो उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और आगे हमारी यहाँ पे गैस भरी हुई है। यहाँ पे क्या है? H2 गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन गैस ले लो, एयर लेनी है एयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे एक कोटिंग है ZnS की, और यहाँ पे हमारा परफोरेटेड छोटे छोटे छेद हैं जिसमें वो एनोड है जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब क्या होगा? यहाँ से नेगेटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रोड में से, इस कैथोड के जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का है, वो मेटल का है, तो मेटल के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो यहाँ से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। तो मीन्स कैथोड से जो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला, कैथोड से हमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। क्यों? क्योंकि भाई ये किसका है? मेटल का है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मेटल का मिला। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, इसके आगे क्या है? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके आगे क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब सर यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप से सक आउट की हुई है गैस, है ना? प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। हाई वोल्टेज का रीजन समझ आया? हाई वोल्टेज इसीलिए भैया, इस मेटल में से इलेक्ट्रोड निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा आपको वोल्टेज चाहिए। या आप एक और रीज़न से समझ सकते हो, जैसे एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, एक साइड आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझने के बहुत तरीके हैं बेटा, आपको जोन सा पसंद आए देख लेना। यहाँ पे आपकी H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस और उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना? अब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इधर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया कि ये अपना ऑर्बिट ही छोड़ के क्या हो जाए? निकल जाए। ये अपना ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाई जाती है। क्लियर है? या फिर आप ये कह दो कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने क्या किया है? बहुत हाई वोल्टेज का यूज़ किया है। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का यूज़ किया है। तो आई होप आपको हाई वोल्टेज का यूज़ समझ आ गया। अब यहाँ पे वैक्यूम पंप में हमने लो प्रेशर क्यों मेंटेन किया?
मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन के काफ़ी कम मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लियर है बच्चे? बहुत ज़्यादा नहीं है। सर आपको कैसे पता बहुत ज़्यादा नहीं है? भाई सक आउट कर तो दिए, वैक्यूम पंप की हेल्प से इसको क्या कर दिया, सक आउट किया। क्यों किया? लो प्रेशर का रीज़न क्या है? देखो, लो प्रेशर से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम गैस को निकाल रहे हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस को हम कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ये है बेटा, बिकॉज गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैसेज रहेंगी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैसेज रहेंगी उतना ज़्यादा कंडक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज का रीज़न मेरे हिसाब से क्लियर है, लो प्रेशर का रीज़न मेरे हिसाब से क्लियर है। अब होता क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, देखो आपके पास एक कैथोड था, कैथोड मेटल का बना हुआ है। कैथोड का जो मेटल था, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पे क्या करेगा, अटैक करेगा। भैया यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल, उन पे जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही स्ट्राइक करेगा इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है बेटा, आप ये लगा के देखो, 10,000 वोल्ट आपने प्रोवाइड किया हुआ है, इतनी हाई एनर्जी होती है कि यहाँ पे इसको क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है, इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। एक, फिर यहाँ से जब H2 का मॉलिक्यूल टूटेगा तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से भी क्या मिला आपको, हाइड्रोजन मिला। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से इस हाइड्रोजन के पास जाके इस पे भी क्या करेगा, अटैक करेगा, कोलिजन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसको जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से अब क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। हेयर हाइड्रोजन, हेयर गैस आयनाइजेस। यहाँ पे गैस क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज का मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो गई। आयन में कैसे कन्वर्ट हुई, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किसका था, मेटल का था। ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आया ये किसका आया, गैस का आया। ये जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे किसका आया, गैस का आया। अब यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, 10,000 वोल्ट ने अपना क्या काम किया भाई, चलो यहाँ पे देखते हैं। 10,000 वोल्ट ने क्या काम किया, जल्दी से बताओ। 10,000 वोल्ट ने सर काम किया कि कैथोड से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाल के जो यहाँ पे बहुत लो प्रेशर में गैस थी हाइड्रोजन, उससे जाके टकराया और उसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बढ़िया बात है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके ये सारे घूमी घूमी करने निकल गए कहाँ पे, पॉजिटिव एनोड की तरफ। क्यों भैया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें नहीं पता, चलो छोड़ो, हमें नहीं पता कहाँ पे गया है, हमें तो पता ही नहीं इसके ऊपर चार्ज कैसा है। ठीक है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है, हमें तो आज पता है, हम तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ से देखा गया कि भैया यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल रही हैं, और यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ पे कुछ हुआ होगा, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है ZNS की कोटिंग, ZNS की कोटिंग पे क्या होता, स्ट्राइक करते, ये रेज क्या करती, स्ट्राइक करती, और यहाँ पे ग्लो दिखाई देता, ग्रीन कलर का एकदम चमक दिखाई देती। तो मीन्स ये यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। कोई चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है, कोई चीज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है बेटा, तो वो खुद कैसी होगी, नेगेटिव होगी। खुद कैसी होगी, नेगेटिव होगी।
बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? इन्हीं रेज को हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेज, जिसका नाम बाद में चल के इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। ठीक है, बहुत बाद में। इन कैथोड रेज को पहले तो नेगाट्रॉन्स कहा गया था। नेगेटिव है ना ये। कैसे पता चला सर नेगेटिव है? भैया पॉजिटिव की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब पॉजिटिव की तरफ कोई चीज पॉजिटिव तो जाएगी नहीं। पहले इनका नाम, अब ये पता लग गया कि नेगेटिव है तो इनका नाम नेगाट्रॉन रखा। फिर नेगाट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पे गए। तो इलेक्ट्रॉन तो आज हम बोलते हैं, ये बहुत बाद में नाम पड़ा है। तो सबसे पहले कैथोड से रेज निकल रही हैं, और वो किस तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से रेज निकल रही हैं। ठीक है, रेज हमारी कैथोड से एनोड जा रही हैं। कैथोड से निकल रही हैं, तो इनको क्या नाम देते हैं? कैथोड रेज देते हैं। क्या नाम दिया था? कैथोड रेज। अब एनोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। कोई चीज पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेज किस नेचर की होंगी भाई? नेगेटिव होंगी। खुद ये किस नेचर की होंगी? ये नेगेटिव होंगी। तो समझ आया? समझ आया यहाँ पे क्या काम हुआ है? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर काम क्या हुआ है? इस एक्सपेरिमेंट में बहुत हाई वोल्टेज और बहुत लो प्रेशर मेंटेन किया गया इस सेपरेटर्स के अंदर। रीज़न दोनों ही समझ आ गए। हाई वोल्टेज भैया कैथोड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और लो प्रेशर अगर अभी भी बच्चों लो प्रेशर नहीं समझ आया, ठीक है, यहाँ पे आपको लो प्रेशर नहीं समझ आ रहा है, तो आपने मेरे हिसाब से एक इक्वेशन देखी होगी, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आगे जाके पढ़ोगे। एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, पी प्रेशर होता है। पी प्रेशर होता है, एन मोल्स होते हैं। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या कर दिए? कम कर दिए। क्यों करना था? ताकि भैया गैसेस जो हैं उनके थ्रू हम कंडक्शन करवा सकें। क्योंकि गैसेस जनरली क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा बेकार। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर है? तो ये यहाँ पे जब आएगी, इन इस एनोड के छेद से जैसे ही ये निकलेगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का क्या दिखाई देगा? ग्लो दिखाई देगा। कलर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई चीज़ आके देखो, आंखों से तो ये दिख नहीं सकता कि भैया ये रेज जा रही हैं। हमें ये स्क्रीन भी क्यों लगाई गई? दिखेंगी थोड़ी यार ये रेज। आपके सामने लाइट है, लाइट भी क्या है? रेज की फॉर्म में भी चल रही है, वेव्स की फॉर्म में भी है, दिखती थोड़ी है। तो खुद तो ये विजिबल नहीं होती, लेकिन इस ग्लो से हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पे आके कोई चीज़ क्या है? टकराई है। यहाँ पे आके कोई चीज़ टकराई है। ठीक है, तो आई होप सारा कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक और चीज़ देखो। यहाँ पे हमारे पास दो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन दो जगह से आए। एक मेटल से आया है, और एक कहाँ से आया है? गैस से आया है। इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पूछ लें कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब में, सीआरटी में, इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स भैया मेटल भी है। पहले मेटल से निकलेगा, फिर वो गैस को क्या करेगा? आयनाइज करेगा। गैस को क्या कर रहा है? आयनाइज कर रहा है। तो दो तरह के हमारे पास क्या हो गए? क्या हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा? ये रेस चलेंगी। ठीक है, ये रेज यहाँ पे चल रही हैं ऐसे, नेगेटिव से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। कैसे पता चला? यहाँ पे ग्रीन कलर के ग्लो को देख के। तो ये जो चलती हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। इनकी कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, गैस क्या होगा? आयनाइज होगी मीडियम में, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन आपको पता है इधर होगी, है ना? अब ये गैसेस के कारण ये सर्किट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। गैसेस के कारण ये सर्किट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो गैसेस के कारण जो कंडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू गैसेस, थ्रू गैसेस इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको नहीं पता क्या होता है। क्लास 10th में आपने ये तो पढ़ा है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ मैग्नेट है, तो नॉर्थ से साउथ में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वैसे ही अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे क्या होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप लगाया, तो हुआ है एक एंड हमारा क्या है, नेगेटिव है, और एक एंड क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और गैसेस के थ्रू क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एक कंडक्शन थ्रू गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्शन कराया जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे भाई यहाँ से। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज कहाँ से कहाँ चली, दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करती हैं। अब सर हमें कैसे पता स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे आप कोई भी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रख दो, ये इनकी शेडो कास्ट कर देती थी बिल्कुल एग्जैक्ट। बीच में इनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आप रखोगे ना, तो उसकी ये एक शेडो क्रिएट करती थी। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन रख दो, और इसके आगे क्या रख दो, एक कोई भी ऑब्स्टेकल रख दो, कोई भी एक मतलब फिगर रख दो कोई भी, तो वो इसकी शेडो बना देते थे। अब शेडो कैसे बनेगी भैया, जब स्ट्रेट लाइंस इस पे डलेंगी यहाँ से यहाँ, तभी इसकी शेडो कास्ट हो पाएगी। तो ऐसे बीच में कुछ ऑब्स्टेकल रख के हमने देखा कि ये शेडो कास्ट कर रही हैं, उससे हमें पता लगा था कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो इसका रीज़न क्या होगा, एज दे कास्ट, एज दे कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ, रास्ते में कोई भी चीज आप रख दो, उसकी ये एक शेडो क्रिएट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या देखी गई, नेक्स्ट चीज देखी कि जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर, हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब कि भैया वो पार्टिकल फॉर्म में चलती हैं। अब पार्टिकल फॉर्म का कैसे पता लगा कि ये भाई पार्टिकल है, ये कोई वेव नहीं है। फिर से यहाँ पे आप एक फैन की शेप का ऑब्जेक्ट रखा था, जैसे ही ये इस पे पड़ेंगी इसकी शेडो तो कास्ट की, साथ ही साथ इन्होंने इसको क्या करा, रोटेट भी किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, इसको रोटेट किया। इसको बोलते थे माइका व्हील। ठीक है, यहाँ पे माइका व्हील रख के हमने ये चीज़ चेक की थी कि ये वेव नेचर की है या पार्टिकल नेचर की है। देखो यार, कैसे पता चलेगा, है सर वेव नेचर की होती तो कैसे पता चलता, तो वेव नेचर की होती तो भाई ये रोटेट ना करता। ठीक है, वेव नेचर की होती तो ये रोटेट ना करता। क्लियर है, क्लियर है सर, कैसे, अभी भी समझ नहीं आया। ट्यूबलाइट के आगे ना फैन को रख दो, ट्यूबलाइट के आगे फैन को रख दो,
देख लो रोटेट करता है या नहीं करता। ठीक है जी, देख लो रोटेट करेगा या नहीं करेगा। अब वेव तो उसमें से निकल रही है, रेज निकल रही हैं उसमें से, लाइट की रेज आ रही हैं, तो वहाँ पे नहीं करेगा। अब उसी फैन को, फैन पे ना आप उसी फैन पे क्या करना, पानी डालो। ठीक है, जैसे टरबाइन में डालते हैं या किस कैसे भी आप पानी डालो पाइप से तेज प्रेशर, क्या करेगा, घूमने लगेगा। लगेगा ना घूमने। क्यों, हिट करा उस पर। अब पहले उस पर लाइट हिट कर रही थी जब, तो नहीं करा रोटेट। अब पानी के तो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के तो पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, तो पानी के पार्टिकल्स थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हिट हुई वो रोटेट करने लगा। तो हमें पता लगेगा कि भैया पार्टिकल है, आप आंधी में निकल जाओ। ठीक है, बहुत तेज आंधी अगर चल रही है तो निकलो घर से बाहर। क्या होएगा, कई बार ऐसा होता है कि भैया इतनी तेज पार्टिकल आके हिट करते हैं स्किन पे, स्किन पे जलन हो जाती है, चोट लगती है स्किन पे। ठीक है ना, मुंह लाल हो जाता है। तो वो कैसे पता चल रहा है कि भैया किसी चीज़ ने हिट की है और उससे आपको पेन हो रहा है, उससे कोई चीज़ रोटेट कर रही है, तो मीन्स वो क्या करता है, पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। कैथोड रेज है पार्टिकल नेचर एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। रीजन पूछे कैसे पता चला, एज दे रोटेट, एज दे रोटेट माइका व्हील प्लेस्ड इन इट्स पाथ। माइका व्हील रखा और उससे क्या हुआ, ये मतलब उन्होंने माइका व्हील को क्या कर दिया, घुमा दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक मिनट आपके नोट सेव कर लें। हाँ जी, चलो अब लिखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ क्या कहती है, दे कैन आयनाइज द गैसेस, दे कैन आयनाइज गैसेस। गैसेस को ये क्या कर सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं। मींस आयनाइज करने का मतलब क्या है कि गैसेस में से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करवा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे हैव नेगेटिव चार्ज। ये तो सीधी सीधी बात है, एनोड पे गई थी इसलिए हमें पता लगा। ठीक है। दूसरी चीज, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इसके आसपास, अगर तुम इसके आसपास यहाँ पे क्या करते हो, मैग्नेट्स रख देते हो। ठीक है, एक मैग्नेट यहाँ पे, एक मैग्नेट यहाँ पे। ठीक है, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब जैसे ही यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी नॉर्थ से साउथ, और ये चीज़ आपने देखी हुई है, आपने पढ़ी भी हुई है क्लास 10th में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है ना। ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जो ये सीधी सीधी चल रही थी ये मुड़ जाएंगी, इनके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो वहाँ से हमने देखा कि भैया अगर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है तब तो ये क्या चल रही है, सीधा चल रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब ये क्या कर रही हैं, डेविएट कर रही हैं अपने पाथ से, डिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी। तो ऐसे सारी चीज़ों का हमें पता चला है, हर एक चीज़ के पीछे क्या है, रीज़न है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर तुम कैथोड रेज को किसी मेटल पे स्ट्राइक कराते हो, कैथोड रेज व्हेन स्ट्राइक metal with high atomic mass, with high atomic mass
दे प्रोड्यूस एक्स रेज, दे प्रोड्यूस, वो एक्स रेज को प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स अगर तुम एक कैथोड रे को किसी मेटल से स्ट्राइक करते हो जिसका एटॉमिक मास बहुत हाई है, मेटल विद हाई एटॉमिक मास, तो यहां से जैसे ही इस मेटल को स्ट्राइक करेंगे, यहां से क्या निकलेगी, एक्स रेज निकलेंगी। यहां से क्या निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, बहुत बार पूछी जाएगी, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। देखो स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, आपने चार्ज पढ़ा है क्लास 10th में, ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। जैसे हम जिसका भी आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, जैसे हम किसका निकाल रहे हैं, कैथोड रेज का, तो क्या होता है, चार्ज को मास से डिवाइड कर दो, चार्ज ऑफ कैथोड रेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैथोड रेज, चार्ज ऑफ कैथोड रेज और मास ऑफ कैथोड रेज। अब चार्ज, कैथोड रे है क्या, कैथोड रे है क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो है। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है भैया। ये चीज तीन लगाने का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, ये तीन जैसे दो लगाते हो तो इसका साइन, ये किसका साइन होता है, इक्वल टू का, तीन लगाते हो तो मतलब सेम। कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम ही तो है। तो चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास कितना होता है, मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो अब डालो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। इसको अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है, ठीक है जी, नेगेटिव होता है, तो इसको सोल्व करके आएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, और ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये बेटा आपको याद भी होना चाहिए, किसी का भी निकालना आ सकता है। ठीक है, किसी का भी आपको निकालना आ सकता है। तो स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं, अब स्पेसिफिक चार्ज पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। कैसे, कि अगर हम एक्सपेरिमेंट में गैस को ही चेंज कर दें, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट में इफ इन प्लेस ऑफ H2 we add N2, अगर हाइड्रोजन की जगह तुम नाइट्रोजन ले लो, तो क्या स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा। ठीक है, बाय डूइंग दिस स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज विल चेंज और नॉट। सोचो इसको। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन को पुट कर दें, कैथोड रे ट्यूब में हमने जो हाइड्रोजन डाला हुआ है, हाइड्रोजन की जगह आप नाइट्रोजन गैस डाल दो,
तो गैस चेंज करने से क्या स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा? कैथोड रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो चेंज होगा? तो देखो, इसका आंसर आएगा नो, स्पेसिफिक चार्ज विल नॉट चेंज। स्पेसिफिक चार्ज will not change by changing gas। गैस चेंज करने से स्पेसिफिक चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डलने वाला। क्यों नहीं डलेगा सर? भैया इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। इलेक्ट्रॉन, अभी ये सोचो ना यार, कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज क्या है बेटा? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब ये इलेक्ट्रॉन तुम हाइड्रोजन का ले लो, ये इलेक्ट्रॉन तुम नाइट्रोजन का ले लो, हैं तो दोनों ही सेम। दोनों के ही इलेक्ट्रॉन सेम ही तो होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनका चार्ज भी सेम, उनका मास भी सेम, तो फिर उनका स्पेसिफिक चार्ज भी सेम। ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भैया जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं? चार्ज अपॉन मास। तो चाहे आप हाइड्रोजन ले हो चाहे आप नाइट्रोजन ले हो, दोनों में से निकल क्या रहा है? स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन का ना तो चार्ज चेंज हो रहा ना ही मास चेंज हो रहा, तो फिर स्पेसिफिक चार्ज कैसे चेंज हो जाएगा? तो स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं होता, चाहे आप गैस जोन सी मर्जी डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, क्लोरीन डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, जो मर्जी डाल दो। ठीक है? और यहाँ पे नोट करके एक और चीज बता देता हूँ, कलर भी चेंज नहीं होगा। कलर विल नॉट चेंज। कलर कौन सा सर? जो वो ग्रीन ग्लो आ रहा था। कलर विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द गैस। गैस चेंज करने से कलर चेंज नहीं होगा। गैस चेंज करने से स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जितनी आपने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देखी, ये सारी की सारी, आप कैथोड रेज बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, सेम है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन का क्या सेटअप था। अब अगर ये आपने देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत आए, 2 से 3 बार लेक्चर को देख लेना। ये लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ समझ आ गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 2-2 मिनट लगेंगे सिर्फ। ठीक है? और सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो, नेक्स्ट है यहीं पे हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। भैया आज पता है ना आपको? पहले पता था? है? किसने निकाला? कैसे पता चला? अभी कैसे पता चला? हाँ, अब समझ गए ना किससे पता चला? मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, इट इज़ यूज टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए यूज़ किया जाता है मिलिगन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी? अब इसमें क्या है? इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे एक ये क्या है? ये एटोमाइज़र है। ठीक है जी? ये क्या है? ये है बेटा एटोमाइज़र। सर ये क्या करता है? देखो, छोटे 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 पार्टिकल्स क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है। ऑयल स्प्रेड इन फाइन ड्रॉपलेट्स बाय दिस एटोमाइज़र। अरे जैसे नाई के पास जाते हो, है ना, बाल कटवाने के लिए, तो वो बालों में पानी स्प्रे नहीं करता क्या? वो भी क्या है? आपका एटोमाइज़र ही है। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एटोमाइज़र। ठीक है? अब ये बिल्कुल नाई वाला नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा फाइन है ये।
तो यहाँ से क्या स्प्रे करवाया, यहाँ से ऑयल की ड्रॉप्स, ऑयल यहाँ पे क्या हुआ है, स्प्रे हुआ है। ये क्या है, फाइन ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल की। अब यहाँ पे एक छोटा सा छेद किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लेट्स लगाई हुई हैं। ये क्या लगी हुई हैं, देखो, इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्रास प्लेट, ब्रास की प्लेट्स हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, मतलब ये दो प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव एंड और एक को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाता हूँ। यहाँ पे इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, अभी समझ आएगा इससे क्या होगा, देखो। और ये एक यहाँ पे एक स्मॉल होल था, इस प्लेट में एक स्मॉल होल किया हुआ है, किस लिए, ताकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये नीचे आ जाएं, ठीक है, ये इससे पास करके नीचे आए। और यहाँ पे ये एक ये होल हो रहा है, और ये जो आ रही है ये क्या है, ये है एक्स रेज। ये क्या है, एक्स रेज। एक्स रेज क्या करेंगी, यहाँ पे आपकी एयर प्रेजेंट है, अभी मैं इरेज कर दूंगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है। एक्स रेज इन एयर को क्या करेगी, आयनाइज करेगी। एक्स रेज क्या करेगी, आयनाइज हो जाएंगी एयर के पार्टिकल्स। अब एयर क्या है, एयर भी गैसेस का मिक्सचर ही है, एयर भी क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। आयनाइज होगी तो यहां से भी क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन से तो निकलेंगे, यहां से भी क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा। तो सारी चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। ये पिन होल में से ऑयल के ड्रॉपलेट्स आएंगे, एक्स रे क्या करेंगी, आयनाइज द एयर, आयनाइज द एयर प्रेजेंट इन द चैम्बर। चैम्बर में जो एयर है उसको क्या करेगी, आयनाइज करेगी। अब मेनली अगर हम मोटा मोटा सा बात करें, एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर मेजरली क्या है, N2 है और O2 है, N2 है और O2 है। O2 एक्सरे से टकराएगी, यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। N2 एक्सरे से टकराएगी, यहाँ से भी क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ पे जाएंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी से ही लेके आया हूँ, कैसे लिखना है पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी आपके पास होगी, और मैं आपको ये फोटो भी दे दूंगा, मतलब नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। यहाँ से एज इट इज़ लिखा हुआ अगर आ जाए, और आगे ये पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है जिसको अभी हम रीड करने वाले हैं। चलो, ये दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑयल की जो ड्रॉपलेट है वो इनको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जैसे ऑयल ड्रॉपलेट थी, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन बैठ गया, इलेक्ट्रॉन, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन बैठ गया, इलेक्ट्रॉन। अब हमें चार्ज का कैसे पता चलता है, ठीक है, चार्ज का पता, अब इस ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, उसके हिसाब से हम यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करके दो तीन कंडीशन ला सकते हैं। देखो यार, अब थोड़ा सा टेक्निकली आ जाओ, मे बी आपको अभी इतनी चीज़ें पता नहीं है क्योंकि आपने फिजिक्स में कवर नहीं किया। ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ये क्या है, एक ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, ठीक है जी, इसके ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो सिंपल सी बात, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा, क्यों, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑयल ड्रॉपलेट पे नीचे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी, सिंपल सी बात है, क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी इसको नीचे कर रही है, एक फोर्स इसको ऊपर कर रहा है। अब इस फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रेविटी को तो हम चेंज नहीं करेंगे, इस फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, वोल्टेज चेंज करके।
ठीक है, वोल्टेज चेंज करके। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज को वेरी करेंगे, वोल्टेज को वेरी करके ऑयल ड्रॉपलेट को क्या कर लेंगे, स्टेशनरी कर लेंगे। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट को स्टेशनरी करने में हमें कितना चार्ज देना पड़ा, है ना, हमने कितनी वोल्टेज चेंज की, कैसे चेंज की, वहां से कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स, वहां से चार्ज कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है सर? कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज दे के आप इसको स्टेशनरी करोगे ना, आप इसको क्या करोगे, स्टेशनरी करोगे। ये तो भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ, ये तो भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो भैया वोल्टेज चेंज करो, वोल्टेज चेंज करो और सेट करके इसको क्या करो, स्टेशनरी पे लेके आओ। तो किस पे लेके आओ, स्टेशनरी पे लेके आओ, मतलब रेस्ट पे लेके आओ। क्लियर? तो यहाँ से ऐसे बड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है, डिटेल में आपको इतना ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपने फोर्सेस बनाने भी नहीं सीखे। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो आप फिजिक्स में सीखोगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, फोर्स वाले चैप्टर में सीखोगे, चैप्टर नंबर 4 हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, दो चीज़ें काम कर रही है, नीचे ग्रेविटी काम कर रही है, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। सिंपल, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर एक चार्ज लगता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम वेरी कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वोल्टेज, वोल्टेज चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी कैलकुलेशन से जब ये स्टेशनरी हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम पे ये रेस्ट पे आएगा। तो जितना चार्ज हमें देना पड़ा, ठीक है, वोल्टेज से जितना चार्ज हमें देना पड़ा वहाँ से और इस ऑयल ड्रॉप की कैलकुलेशन से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो जनरली देखा गया तो एक ऑयल ड्रॉप की भी बात करें, मतलब एक की नहीं देखी थी, काफ़ी सारी ऑयल ड्रॉप्स चेक की, उन हर एक में एक चीज़ कॉमन थी कि सब पे एन ई चार्ज था। मतलब ये जो चार्ज तो था, इतना तो चार्ज था, किसी पे एक एक गुना था, किसी पे दो गुना था, किसी पे तीन गुना था, मतलब हर एक पे इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा था। चार्ज किस में आ रहा था, इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही आ रहा था। ठीक है, तो ये आपने क्लास 10th में भी देखा हुआ है ये रिलेशन, Q इज इक्वल टू एन ई, वेर एन क्या होगा, इंटीजर, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां से हमें चार्ज पता चलता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है जी, अब यही कहानी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स, इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, वेपर्स की फॉर्म में एटोमाइजर से, जो ये काम क्या था, एटोमाइजर का था, प्रोड्यूस्ड बाय एटोमाइजर, वर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर बोलो या इलेक्ट्रिकल प्लेट बोलो, दो प्लेट्स लगा के कंडेंसर बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपने अपने फैंस में देखा होगा ना, कंडेंसर होता है सिर्फ वही। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट was viewed through the telescope equipped with a micrometer eyepiece, छोड़ो इसको। By measuring the rate of fall of these droplet, Millikan was able to measure the mass of oil droplet, कि भैया किस स्पीड से ये गिर रहे हैं, ठीक है, किस रेट से ये नीचे गिर रहे हैं, वहां से इन्होंने इसका मास निकाला, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसमें मास काम करेगा। द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग ए बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट, जो एयर है चैम्बर के अंदर, एयर है, उसको आयनाइज किया गया एक्सरे पास करा के। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ड्रॉपलेट्स वर एक्वायर्ड बाय द कोलिजन ऑफ विद गैसियस आयन। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑयल आ रहा है, नीचे
जो चैम्बर है उसकी जो एयर है वो आयनाइज हो चुकी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑयल पे क्या कर जाएंगे, कोलाइड करके चिपक जाएंगे। द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड द पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट। तो यही बात हो रही है कि ये जो गिर रहे हैं इनको तुम रोक सकते हो, इनको तुम और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो, है ना, और इनको बिल्कुल ही रेस्ट की कंडीशन पे ला सकते हो। कैसे? पोलैरिटी चेंज करके या अप्लाइड वोल्टेज है उसको कम ज़्यादा करके। ठीक है, तो बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q on the droplet is always an integral multiple of electrical charge, that is E। और यही हमारा रिजल्ट आया, Q इज इक्वल टू एन ई। तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कैसे हुई थी। थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही याद रखोगे कि किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को फाइंड करने के लिए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम यूज़ करते हैं। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चलेंगे, तो अपना दोनों चीज़ों पे कमांड करके चलना। ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।